अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे बेटे आप सब लोग। अच्छा जी, आज हम लोग मेरे बेटे सॉल्व करेंगे आपके पास नेट के डे 14 के एमसीक्यूज, जो कि आपके पास 5 दिसंबर को आज के पेपर में मेरे बेटे मॉर्निंग और इवनिंग में आपके पास ज्यादातर फिजिक्स के देखे गए। मेरा नाम है सैयद हंजला बुखारी। आए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या देखा गया, कह रहे हैं भाई विच मटेरियल हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किस मटेरियल का नेगेटिव होता है। इसको जानने के लिए आपको दो ट्रेंड्स जानने पड़ेंगे मेरे बेटे, और वो क्या है। देखो आपके पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं नॉर्मली आपके पास, समझिएगा बात को, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, तो आपके पास वो जो दो तरह के मटेरियल्स होते हैं उनमें से एक मटेरियल को हम कहते हैं भाई कि वो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे मटेरियल्स हमारे पास कहलाते हैं इंसुलेटर्स। इवन तो इनके बीच में सेमीकंडक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल इन दोनों के ऊपर रहते हैं। अच्छा, कंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए आपके पास क्या होता है, अगर कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में से करंट गुजर सकता है, ठीक है, इंसुलेटर में करंट नहीं गुजर सकता। कंडक्टर्स में करंट जब गुजरता है तो जैसे हम जमीन पे चलते हैं हमें फ्रिक्शन फील होती है, हमें रोकती है, तो तारों के अंदर जिन कंडक्टर्स में से आपके पास करंट फ्लो कर रहा होता है उनमें होती है रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ। यानी कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी आपके पास। अच्छा, बीच में मैंने कहा कि भाई आपके पास एक और चीज होती है हमारे पास, सेमीकंडक्टर्स। जब हम सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में आपके पास जब पीएन जंक्शन डायोड बना लिया जाता है तो उसकी डिप्लीशन लेयर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर टूट जाती है, जिसकी वजह से करंट ज्यादा फ्लो करता हुआ जाता है आपके पास। अगर डिप्लीशन लेयर टूट जाती है तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या सीन होगा आपके पास कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीन है। यानी कि आपके पास टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी हमारे पास, जिसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन हो गया सर। इंसुलेटर में तो कहानी नहीं है रेजिस्टेंस की, क्योंकि उनकी तो रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा हाई है, उनके आपके पास रेजिस्टेंस क्या ही हम लोग बात करें। अब ए कह रहा है सिलिकॉन, बी कह रहा है कॉपर, सी कह रहा है गोल्ड, डी कह रहा है सिल्वर। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये तीनों प्योर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, तो इनके अंदर तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर, इसमें क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, जिसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका मतलब ही क्या होता है आपके पास, कितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर्स का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इस वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए सिलिकॉन। आओ चेक करते हैं और क्या आया भाई आज के पेपर में आपके पास। तो भाई नेट वन के पेपर में देखा क्या कह रहे हैं, अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। ठीक हो गया सर। कह रहे व्हाट हैपेंस टू द लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम को क्या होगा इफ द मास इज डबल्ड। अगर मास कितना कर दें हम लोग भैया, दो गुना कर दें आपके पास, डबल कर दें आपके पास, तो बताओ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम पे कितना फर्क आएगा। ओके सर, देख लेते हैं। देखिए सर, आपके पास लीनियर मोमेंटम जो होता है ये बराबर होता है एम वी के, ओके हो गया। एंगुलर मोमेंटम सर बराबर होता है हमारे पास एम वी आर के। सवाल क्या कह रहा है, बस मास को डबल कर दो, बताओ, रेडियस को नहीं छेड़ना, सिर्फ मास को छेड़ना। मास को डबल कर दो तो सर मोमेंटम का तो मैं पी डैश हो जाएगा, मास डबल कर दिया 2m हो गया। सर ये mv तो ओरिजिनल मोमेंटम था, तो इसका मतलब मोमेंटम पहले के मुकाबले में दो गुना हो जाएगा आपके पास। और एंगुलर मोमेंटम में बात करें तो सर वो भी कुछ इसी तरह की कहानी बता रहा है, ये हो जाएगा 2mvr। mvr तो ओरिजिनल एंगुलर मोमेंटम था, तो l डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2l के, जिसका मतलब लीनियर मोमेंटम भी डबल हो जाएगा और एंगुलर मोमेंटम भी डबल हो जाएगा आपके पास, दोनों डबल हो जाएंगे अगर आप मास को डबल करते हो तो। आप ऑप्शंस देखते हैं, ए लीनियर मोमेंटम डबल्स, एंगुलर मोमेंटम डबल्स। सर ऑप्शन ए में ही करेक्ट आपके पास मेंशन्ड है कि दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, डबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। आओ देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके पास आज के पेपर में। तो भाई नेट वन के अंदर आज के पेपर में 5 दिसंबर को आपके पास कह रहे हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ 8 न्यूटन। दो फोर्सेज हैं एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, मान लो ये रही मेरे पास वो बॉडी, ठीक है, इस पे दो परपेंडिकुलर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक 6 न्यूटन की है, सही है सर, एक 8 न्यूटन की है। डन हो गया। आगे कह रहे हैं कि ऑफ मास 20 kg, बॉडी का मास कितना है भाई, 20 किलो है हमारे पास। कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालो। सर एक्सेलरेशन निकालने के लिए न्यूटन को यूज करते हैं, वो तो होता है फोर्स पर यूनिट मास। मास तो हमें गिवन है 20 kg, फोर्स कहां से लाए भाई, परपेंडिकुलर फोर्सेज हैं तो इनकी रिजल्टेंट निकाल लें। सर जब परपेंडिकुलर होती है फोर्सेस तो रिजल्टेंट निकालते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से, या सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज जो है वो रिजल्टेंट बनेगा आपके पास, और वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, रिजल्टेंट सर यहाँ पे बराबर हो जाएगा रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 100, और 100 का रूट होता है हमारे पास 10,
तो फोर्स आ गई मेरे पास 10 न्यूटन। सर इजी पीजी, 10 न्यूटन फोर्स आ गई। मास कितना दिया हुआ सवाल में 20 केजी। सर बच्चों वाला सवाल हो गया, 10 वन 10, 10 टू 20, 1/2 का मतलब कितनी आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन विल बी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है कोई ऑप्शन गिवन आप? जी सर ऑप्शन ए में ही लिखी हुई है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ऑप्शन ए को मार्क किया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब देखेंगे कि आगे आपके पास क्या गिवन है। सही जी। और क्या आ रहा है भाई, और क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक है ग्रेविटेशन से या सर्कुलर मोशन से है हमारे पास। कह रहे हैं इफ अर्थ डेंसिटी इंक्रीजेस व्हाइल रेडियस रिमेन कांस्टेंट। अर्थ की डेंसिटी बढ़ाते हैं अगर हम लोग और रेडियस सेम रहा है, ये कैसे हो सकता है सर? सर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अर्थ अगर स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम सर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहे हैं रेडियस को मत छेड़ो, रेडियस को मत छेड़ो। किसको छेड़ो? डेंसिटी बढ़ रही है तो कैसे बढ़ी होगी सर? रेडियस नहीं छेड़ा तो इसका मतलब मास इंक्रीज हुआ होगा। इसका क्लियरली मतलब क्या हो गया कि आपके पास डेंसिटी बढ़े रेडियस ना बढ़े। इसका मतलब क्या हो गया कि मास हमारे पास क्या हो रहा है? अर्थ का इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। मास क्या हो रहा है भाई? हमारे पास अर्थ का इंक्रीज हो रहा है आपके पास। ठीक हो गया सर। अब अगर अर्थ का मास इंक्रीज हो रहा है तो बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट कैपिटल जी विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो आपके पास ये जो यहां पे मास ऑफ प्लेनेट है दैट इज मास ऑफ अर्थ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ। तो आपके पास सिंपल कह रहे हैं भाई अर्थ का अगर मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, सवाल कह रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब मास बढ़ रहा है। तो मास बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज, बिकॉज ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। करेक्ट ऑप्शन सर फिर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? ऑप्शन ए कि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आओ देखते हैं और क्या क्या टॉपिक दिए गए भाई आज 5 दिसंबर के पेपर के अंदर। कह रहे विच फिनोमेना इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा फिनोमेना लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से होता है? ऑप्शन ए कह रहे कलर ऑन ऑयल फिल्म ऑन ग्लास। ठीक है, आपके पास जब आपके पास किसी शीशे के ऊपर अगर मैं किसी तेल की एक ड्रॉप अगर आपके पास रख दूं और उसको धूप में देखूं तो उसके अंदर रेनबो कलर्स नजर आते हैं। वो जो कलर्स नजर आ रहे हैं क्या वो इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं? बिल्कुल सर इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं, क्योंकि आपके पास उस थिन फिल्म के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो वेव्स इंटरफेयर करती हैं और वो कलर्स आपके पास डिफरेंट मुझे नजर आते हैं। तो आपके पास जितने भी कलर्स मुझे किसी थिन फिल्म पे नजर आते हैं दे आर ऑलवेज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये बात याद रखना। तो यहाँ पे एक ऑयल फिल्म एक थिन फिल्म है ग्लास के ऊपर। ठीक है सर, ये आपके पास इंटरफेरेंस है। कलर्स ऑन ऑयल फिल्म ऑन वाटर, अगेन ऑयल फिल्म थिन फिल्म का काम करेगी तो यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे। सोप बबल्स भी थिन फिल्म का काम करती हैं तो यहाँ पे भी नजर आएंगे, ये भी इंटरफेरेंस ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तमाम ही सही है। तमाम जो एग्जांपल्स यहां लिखी हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से ही होती हैं आपके पास। ठीक हो गया। और दिखाएं सर क्या सवाल आया आपके पास। कह रहे विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? किसके लिहाज से? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक नहीं सोचने लग जाना, बस इलेक्ट्रिक पे रहेंगे। ठीक है, एंड फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। ओके आओ चेक करते हैं। ए कह रहा है अ प्रोटॉन एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ऐसा होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे ही है। अगर बीच में एक प्रोटॉन लाके रख दूं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो यस सर इट विल मूव टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है ना यार। तो यस प्रोटॉन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही लिखा हुआ है। तो सवाल का ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सवाल बोल रहा है इनकरेक्ट ढूंढ के दिखाओ, करेक्ट नहीं ढूंढ के दिखाओ। बी फोर्स एट अ पॉइंट farther from the charge is same as at a nearer point। कह रहे एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, क्या इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेम फोर्स होगी? जो करीब है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सोर्स चार्ज के, फॉर एग्जांपल इस चार्ज के जो करीब है और जो दूर है, क्या दोनों पॉइंट्स पे सेम फोर्स लगेगी? नहीं सर। कूलम भाई कहते हैं कि द फोर्स ऑन अ चार्ज, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स या बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन देम बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा उतना आपके पास फोर्स जो है, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, वो कम होती चली जाएगी। सही है। तो इसका मतलब सर यही गलत लिखा हुआ है ऑप्शन बी कि जो फोर्स है वो करीब और दूर वाले पॉइंट्स पे अलग अलग नहीं होती, सॉरी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी तो सारी फिर ऑब्वियस ही बात है सर करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगी हमारे लिए। ठीक है, आइए देखें और क्या पूछा है भाई। आज पूछा है भाई आसान सवाल
कह रहे हैं इंफ्रारेड रेज हैव। अरे आसान तो है, लेकिन इसके लिए सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना बड़ा लाजमी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग वेवलेंथ की सीक्वेंस में लिखते हैं तो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है मेरे बेटे रेडियो वेव्स की, उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती है हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, फिर आती है हमारे पास विजिबल वेव्स, फिर हमारे पास आती है अल्ट्रावायलेट, फिर आती है कहीं जाके एक्सरेज जो कि बहुत ही छोटी वेवलेंथ रखती हैं, और आखिर में आती है गैमा रेज। ओके ओके सर, अगर मैं सीक्वेंस को देखूं तो ये जो सीक्वेंस मेरे बेटे मैंने लिखी है, ये सीक्वेंस आपके पास है डिक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी कि जब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, या इस सीक्वेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस किसकी है, हमारे पास इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, रेडियो की सबसे कम होती है हमारे पास। ओके ओके सर, कह रहे हैं इंफ्रारेड रेज में क्या है, मोर एनर्जी देन एक्स रेज। हाँ, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी इंफ्रा से तो बहुत ज्यादा है, इंक्रीजिंग में चल रहे हैं ना, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा अकॉर्डिंग टू प्लांक भैया उसकी एनर्जी भी ज्यादा, तो एक्सरे की एनर्जी ज्यादा इंफ्रा से, इंफ्रा की ज्यादा नहीं है सर, तो एनर्जी गलत ऑप्शन बी, मोर फ्रीक्वेंसी देन एक्सरेज नहीं सर, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास एक्स की ही ज्यादा है। मोर स्पीड नहीं सर, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इन सबकी तो स्पीड आइंस्टाइन ने बोला कुछ भी कर लो सेम रहेगी, दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ओके हो गया, तो सर सबकी स्पीड भी सेम है, तो मोर स्पीड भी नहीं कर सकते। डी, मोर वेवलेंथ, यस, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा है, एक्सरे की वेवलेंथ कम है, देखो डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, मोर वेवलेंथ। ठीक हो गया, और देखते हैं भाई और क्या आया आज के पेपर में। अच्छा जी, तो 5 दिसंबर वाले पेपर में और क्या देखा भाई हमने, कह रहा है रेड लाइट सोर्सेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एंड फॉर्म। रेड लाइट की दो सोर्सेज हैं, वो दोनों आपके पास क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं। तो इंटरफेरेंस करते टाइम पे मेरे बेटे बात याद रखना, और कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं तो आपके पास दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, अगर फॉर एग्जांपल पहली बात कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है कि दोनों वेव्स जो इंटरफेयर कर रही हैं दोनों का वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं। जब एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं तो वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एम्पलीट्यूड्स ऐड अप हो जाते हैं हमारे पास, ये बात याद रखना। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज एवरी कलर हैज एक्चुअली इट्स ओन वेवलेंथ। हर कलर का मतलब एक वेवलेंथ होती है आपके पास, तो अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब या वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, आप देख लो वेवलेंथ उतनी ही रहेगी तो कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एम्पलीट्यूड सिर्फ इंक्रीज अगर होता है तो जो कलर है वो ब्राइट हो जाएगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो रेड सोर्सेज जब इंटरफेयर करेंगी तो कलर रेड ही रहेगा और ब्राइट हो जाएगा वो आपके पास, और ज्यादा आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर, रेड लाइट की सोर्सेज इंटरफेयर करके रेड ही लाइट बनाने वाली है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रेड लाइट। ठीक हो गया भाई, और देखो सर और क्या है आपके पास, कह रहे हैं अ कार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सॉरी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेंथ कितनी है कार की हमारे पास 1.5 मीटर, स्पीड कितनी देती है भैया आपको 20 मीटर पर सेकंड। डन हो गया सर, कह रहे परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.1 टेस्ला, और परपेंडिकुलर है उसके, अगर आप देखो यहाँ पे लिख के दे दिया ना परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया सर 90 डिग्री। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑब्वियसली बात है सर मूव करेगी, इमोशनल ईएमएफ आएगी, इमोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है VBL sin थीटा। आए वैल्यूज पुट करते हैं, वेलोसिटी सर विच इज 20 मीटर पर सेकंड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड सर वो 0.1 है, ओके हो गया, ठीक है, और एल लेंथ विच इज 1.5 मीटर्स, डन हो गया, और साइन किसका आएगा 90 का, वो तो 1 ही होता है सर, उसको तो काटें बेकार में, 20 को 0.1 से करोगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू डेढ़ का 2 गुना आपके पास होता है 3, तो ईएमएफ कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 वोल्ट्स। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, डू वी हैव एनी 3 वोल्ट्स ओवर हियर, एक तो नहीं है, डेढ़ भी नहीं है सर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 3 वोल्ट्स हमारे पास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वोल्ट्स। आओ देखें और कौन कौन से टॉपिक आया भाई, ये आया आपके पास जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, कह रहे इन विच डायरेक्शन डज मड फ्लाई ऑफ अ रोटेटिंग टायर,
सर बड़ी प्यारी एग्जांपल है पाकिस्तानियों के लिए। तो आपके पास अगर हम लोग बात करें बारिश के सीजन की, तो बारिश के सीजन में आपके पास कीचड़ हो जाती है रोड पे, और कोई भी जो गाड़ी वहां से उसके ऊपर से गुजरती है उसके टायर से कीचड़ उड़ती हुई जाती है बाकायदा आपके पास। वो कैसे उड़ती हुई जाती है उस बात को समझना मेरे बच्चे। वो जो आपके पास उड़ती हुई जाती है ना, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरह से होती है। अगर फॉर एग्जांपल टायर ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर हमारे पास टायर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस टायर के ऊपर इस पॉइंट पे जब कीचड़ लगी हुई है तो वो हमेशा आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन में यहां से मूव करती हुई निकलेगी। ठीक है, हमेशा ऐसे टेंजेंशियली मूव करेगी उस पॉइंट के आपके पास। अगर टेंजेंशियली मूव कर रही है तो इसका मतलब सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ एंगल क्या हो गया आपके पास, हमेशा 90 डिग्री हो गया। हमेशा क्या हो गया, 90 डिग्री। और जो मड फ्लाई करता है हमेशा वो कैसे करता है, टेंजेंशियली फ्लाई करता है आपके पास। अगर टेंजेंशियली करता है तो नाउ लुक एट द ऑप्शंस। कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एंगल बताएं, तो हमारा आंसर सर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 90 डिग्री। और मड कैसे फ्लाई कर रहा है, टेंजेंशियली फ्लाई कर रहा है आपके पास। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। और मड कैसे फ्लाई कर रहा है, देखो ना टेंजेंशियली फ्लाई करता हुआ जा रहा है आपके पास टायर पे से। डन हो गया सर। और दिखाएं, कह रहे हैं अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। सही है, एट एन एंगल थीटा विद द फील्ड। सही है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि दो मैग्नेट से मिलकर बनी होगी, नॉर्थ और साउथ। उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी वैल्यू कितनी है B। इसके अंदर हम लोगों ने एक तार रख दिया लाके, जिस तार की एक चीज सही कर देते हैं मिलके, ठीक है, और एक तार लाके रख दिया। ठीक है, जिस तार की जो लेंथ है आपके पास वो कितनी L, और इस तार में से करंट कितना गुजर रहा है हमारे पास, भाई कह रहे हैं I करंट गुजर रहा है। डन हो गया। और एक एंगल पे रखा हुआ है, जो एंगल कितना है हमारे पास, थीटा, क्योंकि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये एंगल कितना बन जाएगा आपके पास इस वायर का, फिर थीटा। डन हो गया सर। कह रहे हैं आपके पास अगर मैं क्या करूं, द करंट इज रिड्यूस टू 3/4, करंट को 3/4 कर दूं, 3/4 कम कर दूं आपके पास, क्या ना, ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, एंड द एंगल इज थीटा 30 डिग्री, और एंगल को 30 डिग्री कर दें, व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक फोर्स। ओके हो गया। देखो फॉर एग्जांपल अभी जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी इस वायर पे, उसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो वो होती है सर बिल साइन थीटा। अभी फोर्स कितनी लग रही है सर हमारे पास, बिल साइन थीटा, इतनी फोर्स लग रही है, बिल साइन थीटा लग रही है। अब जो नई फोर्स लगेगी, जो छिड़ गई है, वो कितनी लगेगी, वो देखते हैं। यार मैग्नेटिक फील्ड नहीं छेड़ो, मैग्नेटिक फील्ड उतनी है B। करंट छेड़ो, करंट कितना छेड़ो भाई, 3/4 कर दो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का, तो 3/4 हो गया I का। डन हो गया सर। और क्या छेड़ो, और एंगल को 30 डिग्री कर दो। सही है, और एंगल को कितना कर दो आपके पास, 30 डिग्री कर दो। लेंथ को भी नहीं छेड़ना, देखो लेंथ का कहीं से करनी है, लेंथ नहीं छेड़ा तो एंगल हो गया हमारे पास 30 डिग्री, विच इज साइन 30। डन हो गया सर, यहां तक बात समझ में आती है, साइन 30 आ गया। अब देखो आपके पास साइन 30 जो होता है मेरे बेटे, वो किसके बराबर होता है, साइन 30 बराबर होता है हमारे पास, एक्चुअली अगर हम बात करें साइन 30 बराबर होता है हाफ के। अगर साइन 30 हाफ के बराबर है तो हाफ लगा देते हैं भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास BIL, बिल तो तीनों सारे एक साथ आ गए, 3/4 के साथ आ गया हाफ। डन हो गया सर। ये हो जाएगा 3/8। डन हो गया सर। और बिल जो है ये ओरिजिनल फोर्स थी, तो बिल अगर हमारे पास ओरिजिनल फोर्स थी तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा F, और यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3/8, जिसका मतलब फोर्स कितने गुना हो जाएगी आपके पास, 3/8 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं ये चेंजेस करूंगा जो सवाल ने मुझे लिख के दी है, कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, 3/8 टाइम्स। नाउ लुक एट द ऑप्शन सर, ए कह रहा है 3/8 टाइम्स। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा फिर हमारे पास, ऑप्शन ए 3/8 F हो जाएगी फोर्स हमारे पास। ठीक है, आओ देखते हैं और क्या क्या सवाल है भाई आज के दिन। कह रहे हैं if time period becomes t/3 what happens to the length of the pendulum। अगर टाइम पीरियड t/3 हो जाए तो लेंथ को क्या होगा सर, ये फॉर्मूला सिंपल आप देख लें। अगर टाइम पीरियड को 3 गुना कम करना है, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे डिवाइड बाय 3 करूं, तो यहां पे भी लेंथ को किससे डिवाइड करूं कि बाहर निकल के वो 3 बने, सर सिंपल 9 से, क्योंकि 9 का रूट जो होता है वो क्या होता है, 3 होता है। तो अगर यहाँ पे लेंथ 9 टाइम्स कम होगी तभी टाइम पीरियड 3 टाइम्स कम हो सकेगा हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, लेंथ कितनी करनी पड़ेगी मुझे, ऑप्शन ए L/9, 9 गुना लेंथ कम करनी पड़ेगी अगर टाइम पीरियड को मेरे बेटे 3 गुना कम करना चाहते हो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पास। तो ठीक है, आओ चलो आगे देखते हैं कि भाई आगे क्या चल रहा है आपके पास। कह रहे सवाल में अ फैन रीचेस एंगुलर वेलोसिटी 80 रेडियंस पर सेकंड इन 8 सेकंड्स। एक पंखे ने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली, इतनी कर ली। कहां से अचीव करी, अरे पंखा है सर, बंद होगा पहले, अगर बंद होगा तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है उसकी, सर 0 रेडियन पर सेकंड है। और फाइनल कितनी है उसकी, सर फाइनल 80 रेडियन पर सेकंड है। कितनी देर में आ रही है आपके पास, 8 सेकंड्स में। टाइम आ गया सर,
कह रहे थे एंगुलर एक्सेलरेशन इज, अल्फा निकाल के दिखाओ, अल्फा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज vf माइनस bi अपॉन टी, या फिर ओमेगा f माइनस ओमेगा i अपॉन टी। लीनियर वाले से याद रखें फॉर्मूलाज, f which is 80 minus अंडा divided by time which is 8। सर सिंपल है, 8 1 8, 8 10 60, तो आंसर आ गया 10 और यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नाउ लुक एट द ऑप्शन 5 8, नहीं सर ऑप्शन सी 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी 10 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर फॉर दिस क्वेश्चन। सही भाई। आओ देखें और क्या क्या दिया भाई। सर्कुलर मोशन थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है वैसे आज के पेपर के अंदर। अगर हम देखें कह रहे इफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड रेडियस इज डबल्ड, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट और रेडियस डबल हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्या होगा। सर फिर देखें सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का इन टर्म्स ऑफ मेरे बेटे रेडियस एंड एंगुलर स्पीड जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास एंगुलर स्पीड को कुछ ना करो, एंगुलर स्पीड को कुछ नहीं छेड़ना, रेडियस को छेड़ दो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स छिड़ के एफसी डैश हो जाएगी, रेडियस को डबल कर दो। डन हो गया सर, करते हैं। अगर मैं रेडियस को डबल कर रहा हूं तो देखिए पीछे क्या रह जाएगा, 2 को तो बाहर खींच लूंगा, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर। सर ये तो ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स थी, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई आपके पास जो छिड़ी हुई सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी अगर मैं रेडियस को डबल करता हूं और एंगुलर वेलोसिटी को वही रहने देता हूं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए सर, साफ नजर आ रहा है, डबल्ड। ठीक है। आओ देखते हैं और क्या आपके पास सवाल आया भाई आज के पेपर में। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द कलेक्टर इज बाइज्ड डैश रिलेटिव टू द बेस। अच्छा एक तो पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर बना लीजिए, ये आ गया सर पीएनपी ट्रांजिस्टर। सही है। अब मान लेते हैं कि आपके पास ये रहा पीएनपी, इसमें ये साइड जो है ये हमारी इमिटर है। ठीक है। ये साइड तो सर साफ नजर आ रहा है बेस है, और ये साइड कौन है हमारी, कलेक्टर है। डन हो गया सर। देखो आपके पास कोई सा भी ट्रांजिस्टर क्यों ना हो, कुछ चीजें याद रखनी चाहिए लाजमी, और वो क्या है, वो 2 चीजें याद रखो। क्या हमेशा याद रखना कि जो इमिटर बेस जंक्शन होता है आपके पास किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड यूज किया जाता है, जबकि जो आपके पास कलेक्टर बेस जंक्शन होता है आपके पास नॉर्मल फंक्शंस में उसको रिवर्स बाइस रखा जाता है। डन हो गया। तो अगर मैं कलेक्टर बेस की बात करता हूं तो कलेक्टर बेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बाइस, क्योंकि सवाल में आपके पास कलेक्टर के ऊपर है, मैं कलेक्टर के ऊपर स्टिक कर रहा हूं। तो रिवर्स बाइस का मतलब एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा और पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा। तो आप देखो क्या पूछ रहे, कलेक्टर को कैसा बाइस किया आपने, कलेक्टर को नेगेटिव बाइस किया विद रिलेटिव टू बेस, बेस के रिलेटिव। हाँ बेस को पॉजिटिव किया, कलेक्टर को नेगेटिव बाइस किया। आओ चेक करो आंसर क्या कह रहे हैं कि भाई डैश रिलेटिव टू बेस, बोथ बोथ क्या सर, बोनोर थोड़ी रख सकते हैं, कोई एक रखेंगे। रिलेटिव क्या करना है आपने, पॉजिटिव रखना है। क्यों, ताकि आपके पास, सॉरी माय बैड, कलेक्टर को हम लोगों ने क्या रखना है, हाँ कलेक्टर को हम लोगों ने क्या रखना है मेरे बच्चे, कलेक्टर को हम लोग रखेंगे, अरे भाई ये इसको मिटाना ही पड़ेगा, ये अंडू से काम नहीं चल रहा हमारा। ठीक है, ये ले कलेक्टर को हम क्या रखेंगे, कलेक्टर हमारे पास चेक करें, कलेक्टर को क्या रखना है हमें, नेगेटिवली बाइस रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नेगेटिवली। ठीक है। बेस को हम लोगों ने क्या रखना है, पॉजिटिवली बाइज्ड रखना है। तो कलेक्टर इज बाइज्ड नेगेटिवली रिलेटिव टू द बेस। डन हो गया। क्यों, क्योंकि आपके पास कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस रहना होता है। आओ देखें और क्या सवाल आते हैं। गोइंग फ्रॉम शेल n is equal to 1 to n is equal to 4 the radius increases by। अच्छा जी सर चेक करते हैं, बोर्ड साहब ने बोला था कि रेडियस ऑफ nth शेल का फॉर्मूला होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर, जिसमें n होता है नंबर ऑफ शेल आपके पास। ठीक हो गया। अगर पहले शेल की बात करें तो r1 आ जाएगा सर 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और डिवाइड और आगे क्या आ जाएगा n स्क्वायर, n का मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि कुछ होता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा r1 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। सही हो गया सर। अच्छा इसी तरीके से अगला क्या कह रहे हैं, चौथे शेल का निकाल लो सर, r4 हो जाएगा, n4 है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। डन हो गया सर। अब ये कह रहे हैं कि भाई रेडियस कितने परसेंट बढ़ेगा, और परसेंटेज चेंज निकालते हैं। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले तो चेक करोगे रेडियस में कितना इंक्रीज आया पर यूनिट ओरिजिनल रेडियस मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि परसेंटेज निकाल सकें। अच्छा R4 कितना था सर हमारे पास 16, इस 0.53 एंगस्ट्रॉम को थोड़ी देर के लिए मैं A लिख रहा हूं, मान लो ये जो A है ये 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, माइनस R1 क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम जो कि A है हमारे पास, हमने माना हुआ है ना, डिवाइड में R1 क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम में A है ना, हमने माना हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। 16 A में से 1 A निकला, 15 A बचा, A से 1 हटा मारा आपके पास आप लोगों ने,
मल्टीप्लाई बाय 100 था, तो 15 इंटू 100 कितने हो जाएंगे सर? 1500% इंक्रीज आया, 1500% इंक्रीज आया आपके पास जब शेल फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है फोर्थ शेल में आपके पास, ठीक है। तो 1500% ना 300 ना 100 ना 800, इतना गुना फायदा हुआ है भाई, 1500% का फायदा हुआ है। ठीक हो गया। और चेक करें और क्या क्या सवाल है हमारे पास। कह रहे हैं भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर विथ विच टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। देखो आपके पास कभी भी अगर मुझे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनको एक्सट्रिंसिक बनाना होता है, यानी कि उनके अंदर चार्जेस या कैरियर्स बढ़ाने होते हैं, तो दो तरीके होते हैं आपके पास। इस मेथड को हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग दो तरह से होती है। पहली डोपिंग क्या होती है कि जो फोर्थ का एलिमेंट है जो कि सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें थर्ड मिला दो तो वो बन जाएगा आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर मैं इसी फोर्थ में आपके पास फिफ्थ मिला दूंगा तो वो बन जाएगा हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, वो क्या बन जाएगा हमारे पास? एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ यू हैव टू गिव द आंसर। कह रहे हैं मुझे एन टाइप बनाना है, तो मुझे फोर्थ में कौन मिलाना है? फिफ्थ का मतलब जो पांचवें ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, और उन्हें हम कहते हैं पेंटावेलेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास? ट्राई नहीं, टेट्रा नहीं, ऑप्शन सी पेंटावेलेंट से मिलाना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि आपके पास मेरे बेटा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन सके डोप होने के बाद। सही है, आओ चेक करें और क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अच्छे खासा सवाल नजर आ रहे हैं। अब कह रहे हैं एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज हाफ, इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स, सर बहुत बेसिक है, इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी कम होगी एनर्जी भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी को आधा करोगे एनर्जी भी आधी हो जाएगी। सिंपली हमारे पास सर आधी, आधी डबल नहीं, डबल कैसे? आधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आधी। अगर वेवलेंथ हाफ की होती तो एनर्जी डबल हो जाती। ठीक है, आओ चेक करें और क्या दे रहे हैं। कह रहे हैं आपके पास फाइंड वर्क डन व्हेन F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, फोर्स बता दिया आपको कितनी है भाई? 1 न्यूटन है। कह रहे हैं एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। सर बेसिक वर्क तो है एफ एस कॉस थीटा, फोर्स है 1, डिस्प्लेसमेंट है 1, कॉस थीटा है 30। कॉस 30 होता है सर हमारे पास 0.866 के बराबर, सब कुछ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मेरा वर्क आ गया 0.866 जूल। नाउ लुक एट दी ऑप्शंस। सर एक नहीं है, 0.5 नहीं, 0.707 भी नहीं है, करेक्ट आंसर है 0.866 जूल्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सर इजी क्वेश्चन है, बट इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद जरूर होने चाहिए अपने। सही है, जो हमारे सिग्निफिकेंट एंगल्स हैं जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन सबके याद जरूर होने चाहिए मेरे बेटे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इजी बन जाते हैं फिर सॉल्व करना। अब आगे देखें, कह रहे वेट ऑफ अ 1 kg बॉडी ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली। अरे भैया मून पे कैसे निकालें वेट? ये मून है मान लो, मून पे एक बंदा खड़ा हुआ है, इसका वेट कितना होगा? इसके ऊपर मून कितनी फोर्स लगा रहा होगा? ठीक है, ये कितनी फोर्स से मून के सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, ये इसका वेट होगा मून पे। तो सर वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास तो उसका वही रहने वाला है, मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास तो हमेशा हर जगह पे सेम रहता है जी। मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी कि ग्रेविटी जो एक्सेलरेट करवाती है ऑब्जेक्ट को, अर्थ पे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से करवाती है, लेकिन मून पे करवाती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपके पास। ठीक है, अब कह रहे हैं मास कितना है? 1 kg, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना हो जाएगा सर? 1.6 ही हो जाएगा न्यूटन में। है कोई ऑप्शन? सर चेक कर ले, 1.656, 9.8। सर ये है आपके पास बेस्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन, 1.658 न्यूटन। आगे बात समझ में? डन हो गया सर। आगे देखें क्या है आपके पास। कह रहे हैं 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट 180 डिग्री टू ईच अदर। अच्छा समझना, एक डब्बा है मेरे पास, रस्सी से एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, एंगल कितना हो गया दोनों के दरमियान? 180 डिग्री। ये भी एफ फोर्स लगा रहा है, ये भी एफ फोर्स लगा रहा है, तो मुझे बताओ ये डब्बा किधर जाएगा? सर किधर भी नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा। दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है तो वो बीच में ही रहेगा, ना वो इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, कैंसिल कर देंगी। और 180 डिग्री है तो डायरेक्टली आप इनके मैग्नीट्यूड्स माइनस करके भी चेक कर सकते हो, एफ माइनस एफ कितना हो जाएगा? अंडा। तो इसका मतलब आपके पास दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट कब आता है? जब वो 180 डिग्री पे होते हैं, और अगर सेम वेक्टर्स हो तो उनका मिनिमम रिजल्टेंट 0 हो जाता है, क्योंकि कैंसिल कर देते हैं दोनों एक दूसरे को। तो पूछना भाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताओ, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर? नहीं सर, उनके बराबर तो कहीं से भी नहीं आ रहा, उनका डबल होता अगर 0 डिग्री पे होते तो, लेकिन बराबर तो नहीं आ रहा। डबल होता अगर 0 पे होते तो आंसर क्या आ रहा है सर करेक्ट हमारे पास? ऑप्शन सी 0, 0 आंसर आ रहा है हमारे पास। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया आपके पास। ठीक है, आओ चेक करें और क्या आया।
विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है? ट्रांसफॉर्मर? नहीं सर, ट्रांसफॉर्मर तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही ट्रांसफॉर्म करता है, सिर्फ उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, करंट को आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज या वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारा जो वोल्टेज है कभी स्टेप अप हो जाता है, कभी स्टेप डाउन हो जाता है। जनरेटर, जनरेटर में हम कॉइल को घुमाते हैं जिसकी वजह से उसमें करंट आता है, जिसका मतलब इसमें तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल में। सवाल है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में किस में किया जा रहा है? कन्वर्टर सर ये कोई चीज नहीं होती है, नाम ऐसी वेग ऑप्शन नहीं आपको तंग करने के लिए दिया हुआ है। डी, मोटर। मोटर में क्या होता है आपके पास? मोटर की अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो एक आपके पास करंट सोर्स के साथ एक कॉइल अटैच होता है, जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा होता है और उसको रख देते हैं बीच में लाके एक मैग्नेट के, जिसकी वजह से उस पर मैग्नेटिक फोर्स कपल एक्ट करता है और वो कॉइल रोटेट करने लगता है, जिसका मतलब आपने दिया करंट डीसी सोर्स से और आपको मिली क्या? रोटेशन। तो इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मूवमेंट मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये किसको कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा भैया? हमारे पास ऑप्शन डी, मोटर। मोटर क्या करती है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है आपके पास। अरे वाह सर, आगे बताएं। कह रहे डायमेंशन ऑफ वर्क है सर, ये अब ना बहुत आसान तरीन सवाल होने लग गए हमारे लिए। क्यों? वर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इंटू डिस्टेंस, डन हो गया। फोर्स को तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, आ गया डिस्टेंस। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का होता है मीटर। मीटर मीटर हो जाएंगे सर आपके पास मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर इनवर्स, डन हो गया। अब डायमेंशन लिख दीजिए सर इसकी। मास कितने आ रहे हैं सर? किलोग्राम, एक ही आ रहा है। लेंथ कितनी आ रही है सर? 2 आ रही है। टाइम कितना आ रहा है सर? -2 आ रहा है। ml2t -2 ml2t। अरे सर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। आए आगे दिखाएं और क्या क्या आ रहा है आपके पास। चले भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कह रहे हैं स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम। देखो स्टेशनरी वेव कब प्रोड्यूस होती है हमारे पास? जब हम लोग किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग को सच एज अ गिटार प्लग करते हैं। अब कहां से प्लग करें? ये कह रहा है हाफ ऑफ इट्स लेंथ से। सर बीच से खींचेंगे तब भी स्टेशनरी वेव्स बनेंगी, सही है, तब एक लूप बने हो सकता है। 1/4 ऑफ इट्स लेंथ से, 1/4 ऑफ लेंथ से खींचेंगे तब हो सकता है सर 2 लूप्स बनने लग जाए, सही है। 1/6 से खींचेंगे, ये 1/6 हो जाएगी, इससे खींचोगे तब भी सर कुछ ना कुछ लूप्स बनेंगे। गिटार में हमने देखा है कि हम कहीं से भी उसको आपके पास प्लग करते हैं, वेव्स बनती है, उसमें स्टेशनरी वेव्स आती हैं, सही है। एनी पॉइंट अलोंग द लेंथ, जी हाँ, कहीं से भी खींच लो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाकी सारे बेकार घटिया, बेस्ट हो जाएगा कहीं से भी खींच ले सर, स्टेशनरी वेव बनेगी बनेगी आपके पास। ठीक हो गया। आओ दिखाएं सर और क्या है आपके पास। अच्छा जी, कह रहे सवाल में डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय मास की होल पावर 1/2। भाई क्या है? पता नहीं सर क्या है। बोलने इसकी डायमेंशन निकालो, निकाल लेते हैं सर, इजी। कैसे? देखो फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय मास, पावर कितनी है? हाफ। फोर्स क्या होता है भैया? मास इंटू एक्सेलरेशन, डन हो गया। आगे कौन है? लेंथ। नीचे कौन है? मास, डन हो गया सर। मास ने मास को काटा, पावर 1/2 बाकी। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, ओके सर, पावर 1/2 वही की वही। मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड का -2, पावर 1/2 वही की वही। ये पावर 1/2 इसके साथ लगी, गया स्क्वायर, मीटर बचा। ये पावर 2 इसके 1/2 इसके साथ लगी, -1 बचा। तो दैट इज योर आंसर, मीटर पर सेकंड। आओ डायमेंशन लिखें। मीटर, मीटर की होती है लेंथ, सेकंड टाइम, टाइम की हो गई LT-1, या फिर L/T भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी, आप जिसको चाहो कर दो, यहाँ पे मसला नहीं है। LT-1 या L/T। तो सर ये अरे ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज देन। तो ये हमारे पास मेरे बेटे कुछ सवाल जो कि आज के पेपर में ज्यादातर देखे गए। तो आपने इसमें ब्लेंड देखा, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल भी नजर आए, कुछ आपको सर्कुलर मोशन के भी सवाल नजर आए। लेकिन ओवरऑल आपने ये चीज जरूर नोट की होगी कि अगर आपका मेरे बेटे कोर्स कंप्लीट हुआ हो तो नेट 1 के अंदर आपके पास इतनी मुश्किलात आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हुआ हो। तो मेरे बेटे कोर्स कंप्लीशन बिफोर योर नेट एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास उसी के साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी अपने पास मटेरियल एम्पल अमाउंट में सॉल्व किया हो, टेस्ट दिए हो या फिर फुल लेंथ पेपर्स दिए हो जो कि आपके पास आपके यूनिवर्सिटी के टेस्ट को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं उसी के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। 3 घंटे का पेपर है नेस्ट का, तो 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट किया आपने, उतने ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए जितने उसमें आते हैं। तो आपकी इस तरह से प्रैक्टिस इंक्रीज होती है। और आप भी अगर अपकमिंग नेट्स के अंदर इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे बेटे फॉर दैट
काइंडली लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ द बैच कि बैच में क्या क्या प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कंपैरिजन कीजिएगा एक दफा कि आपको कितनी क्वालिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, एंड दैट टू इन द मिनिमम पॉसिबल प्राइस। ठीक है, तो मेरे बेटे यहीं पे मुझे दीजिएगा इजाजत। सैयद अंजिला बुखारी को अल्लाह हाफिज। एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखो आपने अपनी तैयारी खुदारा पूरी करनी है, तैयारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप एक कान से सुनोगे और दिमाग में थोड़ा सा रखोगे, निकालना नहीं है बिल्कुल। तो भाई तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो नस के नेट नंबर 1 के लिए पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी जिसने अपनी तैयारी कंप्लीट करवाई वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस के नेट नंबर 2 के लिए तैयारी अच्छी हो तो नेट 1 में जैसा भी पेपर देकर आया हो उससे परेशान नहीं होना। आपका जो रिजल्ट होगा वो एक दिन के बाद अपलोड हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। जैसे आज आपके पास लेट सपोज आपने पेपर दिया है तो कल सुबह आपके पास 12 बजे तक 11 बजे तक नस का टेस्ट आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो भाई जो भी आपका रिजल्ट है खुदारा परेशान नहीं होना। नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। नस के नेट नंबर 2 के लिए हमारा बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बैचेस की खास बात क्या होती है मैं आपको सीधा पॉइंट बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर वो तमाम चीजें जो आपको YouTube पे नहीं मिलती वो आपको बैचेस में मिलती हैं, या ध्यान में रखिएगा। YouTube के ऊपर आपको हर चीज नहीं मिलती, आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको YouTube के ऊपर लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और सिर्फ मैं वहां पे कोर्स कवर नहीं करवाता, वहां पे पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी, वो फैकल्टी जो अगर आप किसी भी पाकिस्तान के दायरे में जाओगे जहां पे 80,000 रुपए फीस चल रही है, 70,000 रुपए फीस चल रही है, ऐसी बेकार एप्लीकेशंस जिनका कोई काम नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर, जो कोई एप्टीट्यूड में ए भी नहीं जानते होंगे, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स भी 40,000 रुपए का बेच रहे होते हैं। भाई मैंने तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए, जिसको देखना है देखे और डेमो देख के फिर आए। तो भाई बैच के अंदर आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं मिलते। बैच में फायदा क्या होता है, लाइव क्लासेस जो हमारी कंडक्ट होती है वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर अप करवा रहा होता है। एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस क्या होती हैं, कंडक्ट होती हैं और उसके अंदर हम तमाम चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की तैयारी कवर कर रहे हो तो भैया मैथ्स आपको 2 पाकिस्तान के जाइंट्स पढ़ा रहे होंगे। एक, चलो मैं अपने आपको जाइंट नहीं कहता, मैं तो छोटा मोटा सा इंसान हूं। एक आपको सर हाशिम ज़िया पढ़ा रहे होंगे और एक आपको प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा असासा, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का हिस्सा है। जिनके अभी आप लोगों ने नस्ट के लेक्चर्स भी देखे होंगे, जिनके आप लोगों ने नस्ट के अंदर जो भी मैराथन्स कवर करवाई थी प्रोफेसर आफ्ताब ने करवाई थी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। तो आपको 2 टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, यानी कि एक टीचर पहले फर्स्ट एप्टीट्यूड पढ़ाता है, दूसरा टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ाता है। जब एक टीचर फर्स्ट एप्टीट्यूड कवर कर लेता है वो सेकंड एप्टीट्यूड पे चला जाएगा, जो टीचर पहले सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो सेकंड एप्टीट्यूड कवर कर लेगा तो फर्स्ट पे चला जाएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। फिजिक्स के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम प्रोफेसर बिलाल एंड प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे हैं। रोनाल्ड विल्फर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर है जो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी अकेडमीज अल्हम्दुलिल्लाह डरती हैं। बताने का मकसद ये कि हमारे पास फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतरीन असासा। तो बताने का मकसद ये कि भाई आपको यूट्यूब पे कहां मिलेगा, भाई यूट्यूब पे आपकी लाइव क्लासेस थोड़ी मिलेंगी। सेकेंडली यूट्यूब पे जो कंटेंट है कोई 6 साल पुराना है, कोई 8 साल पुराना है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर का एक्सेस भी मिलता है बैचेस के अंदर। बैचेस की सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव क्लासेस हो रही है स्मार्ट बोर्ड पे, और ये लाइव क्लासेस कोई जूम शूम पे नहीं होती, गूगल मीट शीट पे नहीं होती। क्या आप हमारे पोर्टल के जरिए ज्वाइन करते हो, हमारा अपना स्पेशलाइज्ड पोर्टल है, एप्लीकेशन है, LMS पोर्टल है, वहां से आप इन तमाम लाइव क्लासेस को ज्वाइन करोगे। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी ना बेटा उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे खास बात, तो जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है ना सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है बल्कि आपको क्लास के अंदर जो भी टीचर अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा वो आपको लाजमी तौर पे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता है जो कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर मेडअप होती है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है और उस प्रैक्टिस शीट का फिर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। भाई उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ना सिर्फ ये बल्कि फिर आपके चौथे नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और अगेन उन टेस्टों का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई उन टेस्टों में कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या चीजें आई थी। अच्छा, ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, ये कोई बच्चे नहीं बैठ के तैयार करते या आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए और एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है हमारे बैचेस के अंदर। इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है जिनका काम ये होता है कि भैया आपको कोई भी टीचर, अगर मैथ्स में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो सर हाशिम की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, सर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों के टेस्ट अलग कंडक्ट होंगे हर वीक। इसके अलावा उन दोनों टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा
और ये वीडियो सॉल्यूशन तैयार करने वाले थर्ड प्रोफेसर होंगे। इन थर्ड प्रोफेसर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक काम तो इनका टेस्टिंग डिपार्टमेंट को हेड करना होता है और दूसरा काम इन थर्ड प्रोफेसर का होता है आप लोगों की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। पूरे पाकिस्तान में कहीं ये फीचर आपको नहीं मिलेगा कि डाउट क्लास आपकी प्रॉपर्ली लाइव कंडक्ट करना और उस लाइव डाउट क्लास के अंदर आपके डाउट्स को कंसर्न को समझना। भाई आप जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मगर जो एक स्पेशलाइज्ड डाउट क्लास होती है कि ताकि वो बच्चे जो पास पेपर सॉल्व करें, कुछ भी सॉल्व करें, उनके जहनों में डाउट आ जाए तो उसको कवर अप कर सकें, ये भी फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह कि भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपके ना सिर्फ टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होती हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। तो जितना बड़ा आपको यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस दवजल आप लोगों को प्रैक्टिस जोन मिलता है, उतना और कहीं नहीं आपको मिलता। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस में मिलते हैं। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, अप्लाइड साइंस की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग के किसी नस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फीस आप पे करते हो 8,000 रुपीज पूरे साल की फीस है। इसके अंदर नस के नेट नंबर 2 से पहले एक दफा कोर्स कवर होगा, फिर नेट 3 से पहले, फिर नेट 4 से पहले। इसमें आप अगर फास्ट को टारगेट कर रहे हो, जीआईके को टारगेट कर रहे हो, एनईटी को टारगेट कर रहे हो, यूईटी को टारगेट कर रहे हो, आपको इन यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल फीस हमें नहीं देनी। आपको इंजीनियरिंग के अगर आप बैच में आओगे, सीएस के अगर आप बैच में आओगे, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आओगे तो नस बिजनेस स्कूल इंक्लूडिंग ऑल द बिजनेस यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान उनकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप मेडिकल के बैच में आओगे तो नस अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग द ऑल द मेडिकल टेस्ट ऑफ द प्री मेडिकल किट, वो तमाम के तमाम आपके तैयार करवाए जा रहे होंगे। तो ये फायदा आपको मिलता है। जैसे जैसे मजीद क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं।